हेलो फ्रेंड, जय हिंद। मैं मोहम्मद रहीम आज एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी सभ्यता के बारे में जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे भारत की उस समय सबसे प्राचीन सभ्यता हुआ करता था, या ये कह लें कि भारत के प्राचीन सभ्यताओं में से एक सभ्यता वैदिक सभ्यता भी है। क्योंकि 1921 से पहले हमारे भारत की जो सबसे प्राचीन सभ्यता हुआ करता था वो वैदिक सभ्यता हुआ करता था। उसके बाद 1921 में सर जॉन मार्शल के निर्देशन में रखाल दास बनर्जी और दयाराम साहनी ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज कर दी। उसके बाद वैदिक सभ्यता का नंबर आ जाता है दूसरे स्थान पर, क्योंकि उससे प्राचीन सभ्यता की खोज अब भारत के अंदर हो चुकी थी, जिसका नाम था सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता वैदिक सभ्यता है क्या। देखिए, जब हमारी सबसे प्राचीन सभ्यता की हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, तो सिंधु घाटी जो सभ्यता था वो नगरीय सभ्यता था, जबकि जो वैदिक सभ्यता है ये ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता वालों का जो मूल निवास स्थान था वो भारत ही था, जबकि वैदिक सभ्यता का मूल निवास मध्य एशिया, यानी मध्य एशिया से वो ईरान गए, ईरान से वो अफगानिस्तान को पार करते हुए पंजाब के रास्ते यानी पंजाब में आकर वो बस गए, जिसे हम सप्त सैंधव प्रदेश के तौर पे जानते हैं। यानी आर्य भारत के अंदर जहाँ पर आकर बसे वो एरिया था पंजाब का, और नदियाँ वहाँ पे 7 नदियाँ बहा करती थी उस समय, जिसको हम सप्त सैंधव प्रदेश के तौर पे जानते हैं। यानी कि आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था? मध्य एशिया। भारत में आकर वो कहाँ पे बसे, या भारत में उनका मूल निवास कहाँ पे था? तो वो क्या था? सप्त सैंधव प्रदेश, जिसको हम 7 नदियों का प्रदेश भी कहते हैं, जो पंजाब के आसपास के क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, तो अब आर्य भारत के अंदर एंट्री कैसे करते हैं, तो थोड़ा सा इस चीज को आप समझने का प्रयास करिएगा कि आर्य जो है वो मध्य एशिया का मूल निवासी थे। इस बात को आप याद रखिएगा। मैक्स मूलर का ये मानना है, जो इतिहासकार मैक्स मूलर है उनके अनुसार जो वैदिक सभ्यता है, हाँ, वैदिक सभ्यता के जो फाउंडर है वो कौन है? वो आर्य है। तो आर्यों का आगमन, ठीक है, आर्यों का आगमन यहीं पर हम थोड़ा सा जिक्र कर देते हैं। आर्यों का आगमन, जो आर्य है वो कहाँ से आते हैं? वो आते हैं मध्य एशिया से। मध्य एशिया, यानी कि आप ये कह ले कि आर्य जो थे वो मध्य एशिया के मूल निवासी थे। आर्य जो थे वो मध्य एशिया के क्या थे? मूल निवासी थे। ठीक है, वो मध्य एशिया से कहाँ गए? ईरान गए। मध्य एशिया से ईरान गए। ईरान से वो अफगानिस्तान, ईरान से वो अफगानिस्तान होते हुए देखिए, अफगानिस्तान में एक पर्वत पड़ता है जिस पर्वत का नाम है हिंदुकुश पर्वत। भारत पर जितने भी विदेशी आक्रमण होते हैं वो सारे स्थलीय मार्ग से, वो सारे आक्रमण इसी रास्ते से होते हैं। इसी हिंदुकुश पर्वत को वो पार करते हैं, जो कि अफगानिस्तान में पड़ता है, और इसी हिंदुकुश पर्वत में खैबर दर्रा पाया जाता है। कौन सा दर्रा? खैबर दर्रा, गोमल दर्रा। तो ये 2-3 ऐसे दर्रे हैं जहां से आक्रमणकारी भारत के अंदर एंट्री करते हैं। अब आप कहेंगे अफगानिस्तान में है तो भारत में एंट्री का मतलब क्या है? क्योंकि उस समय अफगानिस्तान तक हमारे भारत का साम्राज्य था, खासकर मौर्यों के समय में। इसकी शुरुआत मौर्यों के समय में हुई थी। मौर्यों के समय में अफगानिस्तान तक की सीमा हमारे भारत के अंदर हुआ करता था, और उसी हिंदुकुश पर्वत को पार कर अफगानिस्तान से वर्तमान पाकिस्तान से वो पंजाब की तरफ एंट्री करते थे। क्योंकि एक तरफ हिंद महासागर, दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी, नीचे के साइड में एक तरफ अरब सागर, नीचे के साइड में हिंद महासागर, और उधर बंगाल की खाड़ी, और ऊपर के साइड में अगर देखा जाए तो हमारा हिमालय पर्वत था। केवल एक ही रास्ता था, पंजाब का रास्ता, जो खुला हुआ था, जहां से आक्रमणकारी भारत के अंदर एंट्री करते थे। एंशियंट से लेके अब तक जितने भी है स्थलीय मार्ग से, वो वही रास्ते बचे हुए हैं। ठीक है, तो सारे आक्रमणकारी, सिकंदर की बात करें, महमूद गजनवी की बात करें, मोहम्मद बिन कासिम की बात करें, ठीक है, सारे आक्रमणकारी उसी के रास्ते भारत के अंदर आते हैं। ठीक है, तो अफगानिस्तान से वो कहां पे आए? भारत के अंदर, यानी कि पंजाब में आकर वो बस गए। ठीक है, तो आर्यों का ही देन है, यानी कि वैदिक सभ्यता के जन्मदाता या वैदिक सभ्यता के जनक या फाउंडर की अगर बात किया जाए तो वो कौन आएंगे? तो वो आते हैं कौन? आर्य। आर्य कहाँ के मूल निवासी थे? मध्य एशिया के मूल निवासी थे। मध्य एशिया से वो ईरान में आकर बसे, ईरान में वो लंबे समय तक रहे। ठीक है, ईरान से फिर वो भारत की तरफ एंट्री करते हैं, और भारत की तरफ वो एंट्री करते हैं कब? 1500 BC में।
ठीक है। तो जो वैदिक सभ्यता है वो चलता है कब से, ये 1500 बीसी से चलता है, 1500 बीसी से चलता है, ये कब तक, 600 बीसी तक, ये 600 बीसी तक चलता है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा कॉमन जो है जिक्र है इसके बारे में। अब थोड़ा सा हम आते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं। अब हम जब वैदिक सभ्यता की बात करते हैं तो वैदिक सभ्यता को हम दो फेज में देखते हैं, वैदिक सभ्यता को हम दो फेज में देखते हैं, वैदिक सभ्यता को हम दो फेज में देखते हैं। एक हमारा है पूर्व वैदिक, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक या ऋग वैदिक काल, और दूसरा है हमारा उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, ठीक है। इसको हम ऋग वैदिक सिविलाइजेशन और लेटर वैदिक सिविलाइजेशन के तौर पे जानते हैं, ठीक है, लेटर वैदिक सिविलाइजेशन के तौर पे जानते हैं। तो ये है वैदिक सभ्यता का विभाजन, यानी वैदिक सभ्यता को हम दो पार्ट में देखते हैं। एक पूर्व वैदिक यानी कि वैदिक काल की थोड़ा शुरुआत के बारे में हम बात करते हैं, और एक वैदिक काल के बाद की बात करते हैं, यानी वैदिक काल का जब एक अपने चरम पर था वहां से इसको हम देखते हैं, ठीक है। तो अब ऋग वैदिक काल इसे क्यों कहा गया, तो ऐसा माना जाता है कि इस समय हिंदू धर्म ग्रंथों का जो सबसे प्राचीन सबसे बड़ा ग्रंथ है वो है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद की रचना होने के कारण इसे हम ऋग वैदिक काल कहते हैं। अदरवाइज इसको हम पूर्व वैदिक काल बोलते हैं, हम इसको उत्तर वैदिक काल बोलते हैं। पर पूर्व वैदिक काल को ऋग वैदिक काल क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस समय ऋग्वेद की रचना हुई थी, इसलिए इसको हम ऋग वैदिक काल कहते हैं। बाकी तीनों अन्य वेदों की जो रचना होती है वो उत्तर वैदिक काल में होती है, ठीक है। तो पहला कारण तो आपको ये देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहां पे हमको क्या देखने को मिल रहा है, ऋग्वेद की रचना, और बाकी तीनों अन्य वेद की, तीन अन्य वेद की रचना, ठीक है, तीन अन्य वेद की रचना। अच्छा, दूसरा यहां पे हमको जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलती है कि देखो वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था थी, वैदिक काल में क्या थी, वर्ण व्यवस्था। जैसा कि आप जानते हैं कि प्राचीन काल में या वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो 4 प्रकार की थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जिसके बारे में ब्रह्मा जी से निकले हुए इनके बारे में जिक्र किया जाता है कि किसका जन्म कहाँ से और कैसे हुआ था, ठीक है। तो ये 4 वर्णों का हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि चारों वर्णों का क्या कंडीशन था वैदिक काल में। तो वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी, ठीक है, तो वो दोनों समय में अलग अलग देखने को मिलती है। ऋग वैदिक काल में उनका कंडीशन अलग था, उत्तर वैदिक काल में उनका कंडीशन अलग था। तो ऋग वैदिक काल में जो उनका कंडीशन था वो किस पर था, वो कर्म पर आधारित, कर्म पर आधारित, कर्म पर आधारित क्या, वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था। और उसके बाद हम यहां पे देखें तो यहां पे क्या था, यहां पे था जन्म पर आधारित, ठीक है। तो
वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो दो तरह के हमको दो फेज में देखने को मिलती है। जब हम बात करते हैं पूर्व वैदिक काल यानी कि ऋग्वैदिक काल की, तो ऋग्वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो किस पर आधारित थी? वो कर्म पे आधारित थी। यानी जातियों का जो विभाजन था वो जन्म के आधार पे नहीं बल्कि कर्म के आधार में था। इसका मतलब ये है कि इसका मतलब यह है कि जो जैसा कर्म करेगा, जो जैसा कार्य करेगा, उसकी जाति का निर्धारण भी उसी हिसाब से कर दिया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि एक ही परिवार में चारों वर्णों के लोग भी हो सकते हैं, और ऐसा एविडेंस और ऐसा साक्ष्य भी पाया गया था कि एक ही घर में चार वर्णों के लोग हैं, यानी कि ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय भी है, वैश्य भी है, शूद्र भी है। जैसे अगर जैसे चार भाई हैं, एक भाई पूजा पाठ कराता है तो वो क्या कहलाएगा? वो ब्राह्मण कहलाएगा। एक भाई है जो कि सेना में है तो वो क्या कहलाएगा? क्षत्रिय कहलाएगा। एक भाई है जो कि खेती बाड़ी किसानी का काम करते हैं तो वो क्या कहलाएगा? वो वैश्य कहलाएगा। ठीक है। और एक भाई है जो क्या कर रहा है? चमड़े का काम कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा? क्षुद्र। समाज में सबसे नीचे किसको रखा गया था? क्षुद्रों को। ठीक है। समाज में सबसे नीचे क्षुद्रों को और सबसे ऊपर किसको? ब्राह्मणों को रखा गया था। क्षुद्रों की स्थिति काफी दयनीय थी। उन्हें शिक्षा का अधिकार नहीं था, उनको पूजा का अधिकार नहीं था, उनको मूर्ति रखने का अधिकार नहीं था, मंदिर जाने का अधिकार नहीं था। ठीक है। उसी सेम तालाब में पानी पीने का अधिकार नहीं था, समाज में रहने का अधिकार नहीं था, ब्राह्मण के आसपास उनको रहने का अधिकार नहीं था। जब रास्ते में वो चलते थे तो उनके पैरों के निशान, उनके पैरों के निशान जमीन पर ना पड़े, और उस निशान को अगर किसी ब्राह्मण ने टच कर दिया या उसको लांग गया तो वो ब्राह्मण अपवित्र हो जाते थे। इसकी वजह से उनके कमर में झाड़ू बांध देते थे ताकि जब वो चले तो उनके पैरों के निशान उस झाड़ू के चलने की वजह से जो है क्या हो जाए? मिट जाए, इरेज हो जाए। जब किसी ब्राह्मण के घर से निकलते थे तो वो अपने पैर में कुछ भी नहीं पहनते थे, उसको हाथ में लेकर। वो आज भी हम बहुत सी जगहों पे ऐसी प्रथाएं हमको देखने को मिलती है कि जब किसी ब्राह्मण के घर के सामने से गुजरते हैं तो लोग अपनी चप्पलों को उतार लेते हैं, साइकिल से नीचे उतर जाते हैं। ऐसे भी कुछ जगहों पे भारत के अंदर हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो ये था ब्राह्मणवादी व्यवस्था यानी कि वैदिक सभ्यता। क्योंकि वैदिक सभ्यता के लोग ही अपने आप को क्या कहलाएं? ब्राह्मण कहलाएं। तो इसलिए हम कह सकते हैं ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था था। ठीक है। जो वैदिक सभ्यता था वो कौन सी व्यवस्था थी? वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था थी। तो वहां पे क्षुद्रों की स्थिति काफी क्या थी? दयनीय थी। उनका उपनयन संस्कार ही नहीं होता था। उनका उपनयन संस्कार ही नहीं होता था। अब उपनयन संस्कार का मतलब क्या होता है? उपनयन संस्कार का मतलब यह है कि बच्चा जब पहली बार स्कूल जाता है तो स्कूल जाने से पहले उसका उपनयन संस्कार होता है। उपनयन संस्कार के बाद ही बच्चा पहली बार स्कूल में दाखिला लेता है या पहली बार वो पढ़ने के लिए जाता है। ठीक है। तो उपनयन संस्कार केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों का होता था। शूद्रों का उपनयन संस्कार नहीं होता था क्योंकि उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था। ठीक है। तो ये कंडीशन थी शूद्रों के साथ। यही वजह था कि हिंदू धर्म से यानी कि इस ब्राह्मण धर्म से निकलकर बौद्ध और जैन धर्म के साथ साथ लगभग 606 नए धर्मों का उत्थान उस समय हमको देखने को मिलता है। कब? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। जब नए धर्मों का उद्भव होता है तो वहीं से वैदिक सभ्यता के चैप्टर को क्या कर दिया जाता है? क्लोज कर दिया जाता है। यानी 600 ईसा पूर्व में वैदिक सभ्यता को समाप्त करके फिर नई सभ्यता यानी कि नया महाजनपद हमारा शुरू होता है, जिसको महाजनपद के तौर पे हम देखते हैं। ठीक है। उन्हीं महाजनपदों में हमको बौद्ध और जैन धर्म के बारे में देखने को मिलता है, आजीवक संप्रदाय के बारे में देखने को मिलता है। ठीक है। बहुत सारे छोटे छोटे धर्म, पंथ, जातियों का विभाजन हमको देखने को मिलने लगता है। ठीक है। अच्छा, अब उत्तर वैदिक काल में, अब यहाँ पे तो कर्म के आधारित था। अब उत्तर वैदिक काल में आकर क्या हुआ? उत्तर वैदिक काल में आकर अब मतलब कि ब्राह्मणों को लगा कि ये सही नहीं चल रहा है कि हर कोई हमारे बराबर या हमारे समान अधिकार प्राप्त कर ले रहा है। ठीक है। तो इसलिए एक नया नियम बनाया गया, एक नया कानून लाया गया कि अब से जो जहां है जैसे है वो वहीं पर रहेगा। कहने का मतलब ये है कि अब ब्राह्मण के घर में जन्मा हुआ बच्चा ब्राह्मण और शूद्र के घर में जन्मा हुआ बच्चा शूद्र ही होगा। ठीक है। इस तरह से जातियों का विभाजन कर दिया गया। यानी आप खुद सोचिए कि जिस समय इन वर्णों का विभाजन हुआ तो उस समय क्या था? उस समय एक ही परिवार में सारे वर्ण थे, एक ही परिवार में सारे वर्ण थे और एक ही परिवार के लोगों को वहीं पर रोक दिया गया। यानी उन चारों भाइयों को रोक दिया गया। अब ये नियम लगा दिया गया कि ये वाला जो भाई है ये ब्राह्मण है, अब इसके घर में जो बच्चा जन्म लेगा वो ब्राह्मण कहलाएगा, और ये जो इसका छोटा वाला भाई है ये शूद्र है, इसके घर में जो बच्चा
बच्चा जन्म लेगा वो शूद्र कहलाएगा। यानी एक ही जाति, एक ही समुदाय, एक ही खून, एक ही रक्त से निकले हुए संतानों को कई जातियों में बांट दिया गया। बात समझ रहे हैं? यानी कि इस देश के अंदर कोई अलग जातियां नहीं है, सब एक ही नस्ल के हैं, सब एक ही नस्ल के हैं। यानी हिंदू धर्म में जितने भी लोग हैं वो एक ही नस्ल के हैं, एक ही खून के हैं, एक ही, यानी कि कह सकते हैं कि उनका डीएनए एक ही जैसा है। हाँ, अलग अगर आप कर सकते हैं तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे उनका डीएनए अलग आप देख सकते हैं, अलग पा सकते हैं, उनको अलग समुदाय के तौर पे देख सकते हैं। मगर कहा जाता है कि उन सभ्यता का क्या हो गया था, पूरी तरीके से पतन हो गया था। तो आगे जो सभ्यता चली थी वो वैदिक सभ्यता चली थी, जो कहाँ से आए थे, ईरान से आए थे। ठीक है, उसके बाद शक, पहलव, कुषाण, हिंद, यवन, शक, पहलव, कुषाण, ये भी कहाँ से आए थे, विदेश से आए थे, ये भी आकर भारत में बस गए। और वो सारे के सारे जो है कि किस धर्म से बिलोंग करते थे, हिंदू धर्म से, तो वो भी बाहर से ही आए थे, वो भी भारतीय नहीं थे। तो देखा जाए तो भारत के जो मूल निवासी थे वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे जिनका पतन हो चुका था। बाकी सारे लोग क्या हैं, बाकी सारे लोग विदेशी है। इसलिए ये मत कहा करो तुम विदेशी हो, तुम पाकिस्तानी हो, तुम यहाँ को, तुम वहाँ को, कोई यहाँ का नहीं है। जो यहाँ के थे वो चल बसे। ये धरती इस समय जो लोग यहाँ पर हैं वो सबका है, सबके लिए है। चलिए ठीक है, तो क्लियर, चलिए इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए एक चीज और जान लीजिए कि जो वैदिक सभ्यता है इसके फाउंडर हमने बताया कौन है, आर्य हैं। इसके फाउंडर कौन है, आर्य हैं। ऋग्वेद में आर्यों का 33 बार उल्लेख हमको देखने को मिलता है। ऋग्वेद में आर्यों का हमको 33 बार देखने को मिलता है इनका उल्लेख। और जो वैदिक सभ्यता था ये कौन सा था, ये ग्रामीण सभ्यता था। ये ग्रामीण सभ्यता, ये ग्रामीण सभ्यता था और पितृ प्रधान था। क्या था, पितृ प्रधान सभ्यता। यानी ये जो समाज थी वो कैसी थी, पितृ प्रधान। देखो सिंधु घाटी सभ्यता शहरी सभ्यता थी, सिंधु घाटी का समाज मातृसत्तात्मक समाज था। इसका सेम उल्टा, इसका जो समाज था वो ग्रामीण समाज था। यानी कि ये सभ्यता जो थी वो ग्रामीण थी, इसकी जो समाज थी वो पितृ प्रधान यानी पिताओं की प्रधानता थी, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में माताओं की प्रधानता थी। इस बात को अच्छे से याद रखना, ठीक है। इसमें आर्यों का 33 बार जो है उल्लेख हुआ है, जिक्र हुआ है। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो कृषक थे, वो कृषि पर ज्यादा निर्भर थे, जबकि ये लोग किस पर थे, ये लोग पशुपालन पर निर्भर थे। ये लोग किस पर निर्भर थे, पशुपालन। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि पर निर्भर थे, ये लोग पशुपालन पर निर्भर थे, ठीक है। अच्छा, ये किस टाइप के थे, ये घुमक्कड़ टाइप के थे। ये घुमक्कड़ टाइप के थे। घुमक्कड़ टाइप के क्यों, क्योंकि पशुओं को ये पालतू बनाए हुए थे। अब पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाना, यहाँ से वहाँ जाना, कृषि पर निर्भर थे नहीं, किसी कृषि पर डिपेंड नहीं थे, तो वह स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर भी चले जाते थे। मगर सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो कृषि कर चुके थे, वो कृषक हो चुके थे, क्योंकि उनको अपने खेत को छोड़कर कहीं दूसरे स्थान पर जाने या रहने का कोई मतलब नहीं था। वो अपने खेतों को नहीं छोड़ के जा सकते थे, इसलिए वो घुमक्कड़ नहीं थे। हाँ, नवपाषाणकालीन जो मानव थे वो उनको आप कह सकते हैं, या उनके पहले के जो लोग थे वो घुमंतु थे, ठीक है। हालांकि नवपाषाणकालीन मानव भी जो थे वो भी कृषि का डेवलप कर चुके थे, क्योंकि कृषि का आविष्कार ही उसी समय हुआ था, तो वो पूरी तरीके से स्थिर हो गए थे। मगर कुछ हद तक हम घुमक्कड़ के तौर पे कह सकते हैं, मगर पूरा पाषाणकालीन मानव पूरी तरीके से घुमक्कड़ थे। तो एक पूरा पाषाणकालीन मानव के बारे में जिक्र होता है और इनके बारे में, ठीक है, ठीक है। इनके मध्य पाषाणकालीन मानव जो थे वो भी पशुओं पर निर्भर थे, और वैदिक सभ्यता के जो लोग हैं वो भी पशुओं पर ही निर्भर है, ठीक है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, अब देखो वैदिक सभ्यता में जाने से पहले हमें कुछ इन सारे चीजों के बारे में भी जिक्र करने की जरूरत है, बट इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करता हूं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में एक बार फिर से आपसे हम मुलाकात करेंगे अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।